आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। हुकूमत ने नफरत अंगेज तकारीर, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और अक़लियतों पर तशद्दुद करने, घिराव जलाओ और दीगर ममालिक को टारगेट करने के इल्ज़ामात के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी है। जमात की क़यादत के अकाउंट्स मुंजमद और जायदादें सील कर दी गई हैं। TLP को फाइनेंस करने वाले लोगों की बाज़ाब्ता फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है और ये अंदिया भी दिया जा रहा है कि जल्द TLP के सरबराहान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत और वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया है। हुकूमत पंजाब के बाद वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी की समरी वफाकी काबीना को भिजवाते हुए लिखा कि TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 11B(1) के तहत कलअदम करार दे दिया जाए। TLP पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर भी पाबंदी आयद की जाए। समरी में कहा गया कि TLP फिरका वाराना इंतहा पसंदी में मुलव्विस है, अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस है। समरी में श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि TLP ने शेखुपुरा और मियांवाली में फिरका वाराना तशद्दुद किया, जिसमें 70 लोग जख्मी और 5 जाँ बहक हुए। वज़ारत दाखिला की समरी में ये लिखा गया है कि TLP ने निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया और वेपनाइजेशन में मुलव्विस रही, मुल्की गैर मुल्की ताल्लुकात ख़राब करने की भी कोशिश करती रही। अमरीका और फ्रांस को टारगेट किया, इन ममालिक के सफ़ीरों को हटाने का मुतालबा किया, इन ममालिक की मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा भी करती रही। इन संगीन इल्ज़ामात का वफाकी काबीना ने आज तफसीली जायज़ा लेने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी है। ये दूसरी बार है जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इन्हीं संगीन इल्ज़ामात पर कलअदम करार दिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2021 में उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने TLP को कलअदम करार दिया। तहरीक लब्बैक फ्रांसीसी सफ़ीर की पाकिस्तान से बेदखली का मुतालबा लेकर सड़कों पर निकली, तोड़ फोड़ हुई। हालात की खराबी के पेश नज़र तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से मुआहिदा किया। इस मुआहिदे में हुकूमत ने फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की हामी भरी, मगर जब इस मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो TLP ने यह धमकी दे दी कि अगर मुआहिदे के मुताबिक फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकाला नहीं जाता तो तहरीक एक बार फिर सड़कों पर एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस धमकी के पेश नज़र एक बार फिर नया मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के तहत हुकूमत ने TLP से यह वादा किया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए पार्लियामान से रुजू किया जाएगा और TLP के पोर्ट शेड्यूल में शामिल अरकान के नाम फहरिस्त से खारिज कर दिए जाएंगे। मगर चंद दिन बाद ही तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को हिरासत में लेकर उन पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साद रिजवी की हिरासत के खिलाफ TLP ने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बाद सिंध और बलूचिस्तान तक फैल गया। 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जहां से बाजी हार गए और हुकूमत ने आनन फानन TLP पर पाबंदी आयद करते हुए इसे कलअदम करार दे दिया। नाजरीन, इस दौरान TLP अपने सरबराह की रिहाई के लिए कोशा रही और सिर्फ 7 माह बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी और TLP के दरमियान खुफिया मुआहिदा तय पाया। हुकूमत ने TLP के सामने सरेंडर करते हुए उस पर पाबंदी हटा दी। बदकिस्मती से हमने मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर और फिर खारजी वजूहात की बिना के ऊपर एक ऐसा एलिमेंट हमने क्रिएट किया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े खतरे से आज दो चार है। हमारे जो इस वक्त जो रेमिडियल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल नाकाफी है और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। हुकूमत आइन के आर्टिकल 17 के तहत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद कर सकती है। हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी ऐसी सियासी जमात जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुंचा रही हो, इसे कलअदम करार दे सकती है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होता है और सुप्रीम कोर्ट सबूतों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात को तहलील करने का हुक्म दे सकती है और एल्स कैन सेंड इट बैक। तहरीक लब्बैक पर 4 साल पहले भी पाबंदी आइन के इसी आर्टिकल 17 के तहत ही लगाई गई थी और आज एक बार फिर ये पाबंदी आयद कर दी गई है। ये जमात अब तक 8 बड़े एहतजाज कर चुकी है और हर मरतबा हुकूमत ने TLP के मुतालबों के सामने बड़ी हद तक सर तस्लीम खम किया है। अक्टूबर 2017 में यही जमात वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को जवाज बनाकर एहतजाज पर निकली और फैज़ाबाद में धरना दिया गया। इसी धरने और एहतजाज के नतीजे में उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद से इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया।
8 दिन के धरने के बाद हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम को पुरानी शक्ल पर बहाल कर दिया और वजीर कानून को खुद भी खत्म नबूवत के अकीदे पर इजहार ख्याल करना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरना खत्म करने का हुक्म जारी किया, मगर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। हुकूमत मुज़ाकरात करती रही, लेकिन TLP वजीर कानून के इस्तीफे पर बजिद रही। हालात की संगीनी में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, मगर बात फिर भी नहीं बनी। फिर हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन में हलाकतों की खबरें सामने आने के बाद हालात मजीद संगीन हो गए। TLP कारकुनान ने मुल्क भर में हुकूमती जमात के नुमाइंदों के घरों पर हमले शुरू कर दिए। हालात मजीद खराब होते देखकर हुकूमत को घुटने टेकना पड़े और वजीर कानून जाहिद हामिद को इस्तीफा देना पड़ गया। हुकूमत की रिट को चैलेंज करने और अपने मुतालबे पूरे करवाने के बाद TLP की आदत ने उसे अपनी बड़ी सियासी फतह करार दिया और 6 नुकाती एक मुआहिदे के जरिए ये धरना खत्म हो गया। अप्रैल 2018 में इसी जमात ने एक बार फिर पंजाब भर में अहम शाहराएं बंद कर दी। इस बार ये मुतालबा था कि हुकूमत 2017 के मुआहिदे पर अमल दरामद करे। फिर 2018 में आसिया बीबी की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद TLP ने पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू किया। आसिया बीबी की रिहाई का हुक्म जारी करने वाले जजेस की सजाए मौत का मुतालबा भी कर दिया गया और फिर ये मुतालबा जरा नरम भी हुआ कि तीनों जजेस से इस्तीफा और अदालती फैसला वापस लेने का मुतालबा सामने आ गया। 3 हफ्तों तक मुल्क में इंतशार बरपा रहा और फिर हुकूमत और TLP के माबैन 5 नुकाती मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे में आसिया बीबी के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करने, अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त की हुकूमत की मुखालिफत न करने और जमात के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने पर इत्तफाक कर लिया गया। नाज़रीन, इसी तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 2018 में हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज किया। फिर नवंबर 2018 में एक बार फिर TLP ने अपने मुतालबों पर अमल दरामद कराने के लिए एहतजाज शुरू किया तो पार्टी के सरबराह खादिम रिजवी गिरफ्तार हुए। इस गिरफ्तारी के बाद हालात एक बार फिर मखदूश हो गए। फिर 2020 में फ्रांस में तौहीन-आमेज खाकों के खिलाफ भी TLP ने एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख किया। इस एहतजाज में दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस मरतबा फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के नाम पे TLP ने उस वक्त एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल दी कि जब आलमी ताकतें गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर रही थी। हुकूमत और TLP के दरमियान देरपा मुज़ाकरात होते रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरमला इस बात का इजहार किया कि हम तो आखिरी मिनट तक TLP से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे, लेकिन TLP बारहा इस दावे से इंकारी रही। कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। वो 2:30 बजे तक सरकारी टीम के साथ बैठे रहे और मुज़ाकरात करते रहे और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। हुकूमत ने ऑपरेशन किया, यूं इस ऑपरेशन के नतीजे में एक पुलिस अफसर समेत 5 लोग जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। TLP की क़यादत मौके से फरार होने में कामयाब हो गई, लेकिन अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि कितनी कैजुअल्टीज हैं, कितनी हलाकतें हैं। द पिक्चर रिमेन्स अनक्लियर। आज तक क़यादत भी मफरूर है। हुकूमत बारहा ये दावा कर रही है कि हमने रिजवी बरादरान को ट्रेस कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी। आज ही वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने भी एक बार फिर ये दावा किया है कि साद रिजवी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमात जब वो बैन हो जाएंगे उसके बाद तो हुकूमत के पास लामतनाही इख्तियारात होते हैं। इनकी टियर 1, टियर 2, टियर 3 की मैंने गुजारिश की थी, इनकी लिस्टें बनाई जा चुकी हैं और इनको जो है 4th शेड्यूल में डाला जाएगा। पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज किया गया है। ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तौर पर कोई हड़ताल की कॉल देना और जबरदस्ती दुकानें बंद कराना ये कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। इसके ऊपर FIR होंगी और दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। TLP के अकाउंट्स मुंजमे 3600 फाइनेंसियर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। अब जमात को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का हक तो दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार रियासत कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी पुरअज़म है कि इस पूरे केस को मंतकी अंजाम तक फॉलो अप किया जाएगा, ना कि आफ्टर फ्यू डेज एक और मुआहिदा या एक और बातचीत की नशिस्त लग जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सदर पिल्डैट अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, बहुत बड़ी खबर है,
सियासी मंजरनामे की एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दिया गया है। व्हाट इज डिफरेंट सर इस बैन में और चंद साल पहले जो बैन हुआ था उसमें आप फर्क क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बैन तो एक जैसे असबाब की बुनियाद पे लगाया गया है और एक ही कानून को इस्तेमाल किया गया है, जो पहले भी यही कानून था, एंटी टेररिज्म एक्ट 11B, और अब भी वही इस्तेमाल किया गया है। आ, उस वक्त तो कुछ यकीन दहानियों की बुनियाद पे या अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे फिर उनकी अपील मंजूर करके वजारत दाखिला ने ये पाबंदी वापस ले ली थी, लेकिन अब क्या सूरत हाल होगी ये अभी देखना बाकी है। मगर सर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान तो आपकी एक इनलिस्टेड पार्टी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। एक इलेक्टेड मेंबर भी बैठा हुआ है पंजाब असेंबली के अंदर, पूरी भरपूर कैंपेनिंग भी की है। फ्यू इयर्स अगो दे वर द 5th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। सो फकत इनको एटीए के तहत बैन कर देना, विल दैट स्टॉप देम फ्रॉम कैंपेनिंग और रनिंग फॉर इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर और व्हेनेवर इलेक्शंस आर? कानून तो यही कहता है कि उनके ना ऑफिसेस होंगे, ना वो सरगर्मियां कर सकेंगी, ना वो फंड इकट्ठा कर सकेंगी, ना उनके ऑफिसेस खुल सकेंगे। सर एंटी तो टेररिस्ट एक्ट के तहत इनको प्रोस्क्राइब करना, क्या ये इलेक्शन तो लड़ सकेंगे फिर भी सर? नहीं, मेरी कैंपेन नहीं अंडरस्टैंडिंग तो कर नहीं है सकते कि वो बट इलेक्शन स्टिल लड़ कंटेस्ट सकेंगे। इलेक्शंस। नहीं, मेरी राय में तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ने के लिए सियासी पार्टियों की जो बुनियादी चीजें हैं वो ये क्वालिफाई नहीं करेंगे। लेकिन ये सही है कि उसके प्रोसीजर को मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इनको अपनी जो सियासी जमातों की लिस्ट है उससे खारिज करना होगा। सर अगर संजीदगी है और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है तो ये तो एटीए तो हमने पहले देखा है, उसके उसके तहत रिवर्स भी कर दी गई, अनबैन कर दिया गया। लेकिन आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 17 और 7 सेक्शन 202 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, इन दोनों को अगर साथ इन्वोक किया जाएगा तो तभी आप देखेंगे कि इनको मुकम्मल तौर पर इलेक्शन लड़ने से भी रोका जा सकता है या मुकम्मल तौर पर तहलील किया जा सकता है। एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट इज नॉट गोइंग टू अचीव दैट। देखिए, ये हुकूमतें अमूमन इस 11B को ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करती हैं कि इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद फैसला कर लेती हैं और उसकी अपील भी खुद इन्हीं के पास होती है। लिहाजा उसके नतीजे में उनको ये आसानी महसूस होती है। लेकिन अगर वो इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 212 के तहत ये पाबंदी लगाएंगे तो फिर उसके लिए उनको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना होगा और सुप्रीम कोर्ट फिर उसका फैसला हतमी होगा। तो इसलिए गालिबन उस दूसरे रास्ते को, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो इख्तियार नहीं करते। तो सर मैं लेकिन यही आपसे आपकी ये फर्क, बात दुरुस्त है जी कि जी, क्या दुरुस्त है? लेकिन उसके अंदर ये बात भी दुरुस्त है कि क्लैरिटी ज्यादा है और वो स्पेसिफिक है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। लेकिन जो इलेक्शंस, ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, ये हर किस्म की तंजीमों के लिए है, जिसमें सियासी जमातें भी शामिल हो सकती हैं। सर मैं बिकॉज हमने देखा है कि नेक्टा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंडर बैन हुई हैं, मगर उसके बाद नाम भी बदल के आती हैं और दे कम बैक टू द स्पेक्ट्रम वन वे और अनदर। सो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, 2021 में अप्रैल में बैन किया था पीटीआई ने इनको, नवंबर में वो बैन रिवर्स कर दिया था एंड देन दे इवन वेंट ऑन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। सो व्हाट इज डिफरेंट? जब मैं आपसे पूछती हूँ कि फर्क क्या है तब और आज में, तो ये वाला जो रूट है ये तो पहले भी लिया गया है ना सर, या कुछ हटके भी हो रहा है इस दफा? नहीं, रूट तो यही लिया गया था, लेकिन आपने देखा कि फिर उन्होंने वो रिव्यू कर लिया अपना फैसला उनको प्रोस्क्राइब करने का। अगर वो वापस न लेते और तो ये इलेक्शन में भी हिस्सा न ले सकती। लेकिन जो 212 वाला कानून है, उसके उसको भी अगर इस्तेमाल करें, इलेक्शन एक्ट सेक्शन 212, तो फिर भी वो पार्टी एक बार बैन हो जाए तो वही लोग दोबारा दोबारा पार्टी बना ले। हमने ये देखा है ना, भुट्टो साहब के जमाने में जब नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगी नैप पे। तो चंद दिनों के बाद वही सब लोगों ने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बना ली और फिर वो एएनपी बन गई। तो वो रास्ता तो दूसरी दूसरी सूरत में भी मौजूद है। लेकिन ये हुकूमत का रिजॉल्व पे डिपेंड करता है कि वो कोई सुलह करके उनके साथ पाबंदी वापस ले लेते हैं या उस पर इंसिस्ट करते हैं। ये देखने वाली बात है। सर आपने पाकिस्तान में बड़े ट्रेंड्स देखे हैं, इलेक्टोरल एक्सपर्ट भी हैं आप, एक बहुत तगड़ा वोट बैंक है टीएलपी का, वो कहाँ जाएगा?
ये वोट बैंक तो आपको मालूम है कि पहले ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान के पास भी हुआ करता था और अब जमीयत उलमाए पाकिस्तान के पास नहीं है और टीएलपी उसकी वारिस बन गई है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि ये इस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली और भी कई तंज़ीमें और जमातें मौजूद हैं और अगर नहीं भी हैं तो कल को कोई और भी बन सकती है। मसलन ख़ादिम रिज़वी साहब के नाम से कोई और भी तंज़ीम बन सकती है और वो वारिस बन जाएगी। ये बहुत आसान है इस पूरे हमारे कवानीन को इसे ज़रा बाईपास करके इसकी तमाम जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ज़ाइल करना बहुत आसान है। तो ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जो पार्टी दूसरी बनेगी क्योंकि उसपे शख्सियत पे पाबंदी नहीं है, सिर्फ़ तंज़ीम पे पाबंदी है। तो वही शख्सियत जब दूसरी पार्टी में नज़र आएँगी, तो वो पार्टी उसी वोट बैंक की वारिस करार पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उम्मीदों, खदशात और तज्जियों के ऐन मुताबिक इसराइल के गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद नेतन्याहू की सरबराही में कायम हुकूमत और उस हुकूमत को कानूनी जवाब पेश करने वाली इजरायली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को इसराइल में जम करने की मंजूरी दे दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक वजीर आजम की जमात ने बिल की हमायत तो नहीं की मगर मुखालिफत भी नहीं की। 120 रुकनी पार्लियामेंट में 4 मराहिल पर मुश्तमिल बिल के पहले मरले की 24 के मुकाबले में 25 वोटों के साथ मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के बाद बिल मजीद गौर के लिए खारजा अमूर और दिफाई कमेटी के सपुर्द कर दिया जाएगा और ये वोटिंग उस वक्त हुई है नाजरीन कि जब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस गजा में जंगबंदी मुआहदे को नाकामी से बचाने के लिए इसराइल में ही मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वो मगरबी किनारे की इसराइल में इंजमाम की इजाजत नहीं देंगे। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, उर्दन समेत मुतअद्दिद मुमालिक ने एज यूजुअल इजरायली इक़दाम को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मकबूजा मगरबी किनारे के हिस्सों बशमूल गैर कानूनी इजरायली बस्तियों पर इसराइल की नाम नहाद खुद मुख्तारी की तोसी की कोशिशों की सख्त मजम्मत करता है कि जो काबिज ताकत की पार्लियामान में पेश किए गए मुसवदा कानून के जरिए की जा रही है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम से बाज रहने की तंबीह दी है और यह कहा है कि इसराइली पार्लियामेंट के इकदामात और आबादकारों के तशद्दुद से गजा के अमन मुआहदे को खतरात लाहक हो जाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने इसराइली इकदाम को अपनी तौहीन करार देते हुए कहा है कि मुझे बताया गया था कि इन बिल्स की कोई अहमियत नहीं, ये महज पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, मगर ये बिल मंजूर करके मेरी तौहीन की गई है, हालांकि मैं वहां ही मौजूद था। जबकि इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने अपनी खबर में लिखा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की इसराइल में मौजूदगी के दौरान नेतन्याहू वजीर खजाना बेजलेल स्मोट्रिच पर जोर देते रहे कि वो मकबूजा मगरबी किनारे के इसराइल में इंजमाम से मुतल्लिक बिल्स को वक्ती तौर पर मौखर कर दें। नेतन्याहू के अल्फाज थे कि अमरीकी नायब सदर के दौरा इसराइल में ऐसा करना जेडी वैंस की आंख में उंगली मारने के मुतरादिफ होगा, जिसके जवाब में बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि ऐसा करना मेरे कंट्रोल में नहीं है। अखबार के मुताबिक जब बिल मंजूर हो गया तो बेजलेल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू को कहा कि वजीर आजम साहब, क्नेसेट ने यह फैसला सुना दिया है, लोगों ने फैसला सुना दिया है, अब वक्त आ गया है कि जुडिया और समारिया के इलाकों को इसराइल में जम कर लिया जाए और हमसायों से मजबूत पोजीशन पर खड़े होकर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने यह लिखा है कि नेतन्याहू को इजरायली पार्लियामेंट में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, अगर वो चाहते तो वोटिंग को रुकवा भी सकते थे, बिल्स को एजेंडे से हटवा भी सकते थे या फिर अपने मेंबरान को बिल के खिलाफ वोट देने का हुक्म भी दे सकते थे, मगर ऐसा ना करके अपने इत्तेहादियों को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर एडम शिफ की सरबराही में कम से कम 40 और मिडल ईस्ट आई नामी वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस में मौजूद 45 में से 44 डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप को खत लिखकर जोर दिया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे के इसराइल में इंजमाम के इकदाम को फेल फॉर रोकें। खत में डेमोक्रेट्स ने सदर से कहा है कि 20 नुकाती अमन मंसूबे और जंगबंदी के दौरान इसराइल का ये इकदाम दो रियासती हल और अब्राहम मुआहदे की कामयाबी के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से आपसे गुजारिश की जाती है कि आप बतौर अमरीकी सरबरा इसराइली इकदाम के खिलाफ कोई कदम उठाइए और इसराइली इकदाम की मुखालिफत कीजिए। नाजरीन, गुज़िश्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा था कि गरब उर्दन पर इसराइली कब्जा गैर कानूनी है। फ़लस्तीनी वज़ारत खारजा ने इस मामले पर मज़म्मती बयान जारी करते हुए कहा था कि इसराइल को कभी भी फ़लस्तीनी ज़मीन पर खुद मुख्तारी हासिल नहीं होगी। इसराइल ने गरब उर्दन और मशरक़ यरूशलेम पर कब्जे के दौरान यहाँ 160 आबादियाँ बनाई हैं, जिनमें 7 लाख यहूदी रहते हैं।
और ये आबादियाँ बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी हैं। दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने भी गज़ा में इजरायली इक़दाम को इंसानी हकूक़ की खिलाफ करार देने के बाद अपने फैसले में कहा है कि इजराइल पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो गज़ा के शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करे। आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि इजराइल अपने उस दावे को भी साबित करने में नाकाम रहा है कि जिसमें उसका यह कहना था कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के एक बड़ी तादाद में मुलाजिमीन का ताल्लुक हमास से है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले अमरीका और दीगर ममालिक की मकबूजा मगरबी किनारे की इजराइल में इंजमाम की कोशिशों की मुखालिफत के दौरान आज भी गजा पर इजरायली बर्बरियत जारी रही। काबिज इजरायली फौज आज भी जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रही है और गजा में इमदाद को भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा, जबकि गजा के जिन बासियों को इजरायली जेलों से रिहा किया जा रहा है उन पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद हैं। बहुत सी लाशें ऐसी हैं नाजरीन कि जिनकी शिनाख्त करना मुमकिन नहीं है। अरब मीडिया के मुताबिक लाशों की शिनाख्त ना होने के बायस कम अज कम 54 ऐसी लाशें हैं कि जिन्हें इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया है। नाकाबिले शिनाख्त ये लाशें उन शोहदा की हैं कि जिन्हें इजरायली कैद के दौरान बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। Only one fact remains in this world. Israel is a bad faith actor. A very short break. We're going to be right back. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कायम मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल 7 माह और 17 दिन हो चुके हैं। गुजरे 596 दिनों में जहां एक जानिब IMF के साथ $7 अरब मालियत का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम साइन कर लिया गया है और प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नतीजे में मुल्की मुईशत के माइक्रो इंडिकेटर्स थोड़े मुस्तहकम हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक मैक्रो इंडिकेटर्स में खराबी अपनी जगह मौजूद है। हर पाकिस्तानी पहले से ना सिर्फ ज्यादा गरीब हुआ है बल्कि मजीद करोड़ों लोग खताए गुर्बत से नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए और स्टाफ लेवल तय पा गया, मगर IMF प्रेस रिलीज में यह वाज़े कर दिया गया है कि अगर टैक्स शॉर्टफॉल हुआ तो एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। मतलब नए टैक्सेस या फिर हुकूमत को IMF के साथ मिलकर रेवेन्यू टारगेट को कम करना पड़ेगा। आज ही यह खबर सामने आई है कि IMF और हुकूमत के दरमियान टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया गया है, जिसके बाद टैक्स हदफ 14,141 अरब से घटकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया है। हालांकि कल ही हमारे प्रोग्राम में वजीर खजाना ये दावा कर रहे थे कि टैक्स के टारगेट्स में कोई तरमीम नहीं हो। क्या नए टैक्स आपको लगाना पड़ेंगे या फिर IMF ने इस हवाले से कोई टैक्स टारगेट कम करने पर कोई बातचीत की है आपसे? हमने पिछले साल अपना रेवेन्यू बढ़ाया, टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 26% से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी आर अप 13%। सो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो कोई नंबर्स और कोई टारगेट्स रिवाइज नहीं हो रहे ना? हम लोगों ने कहा है IMF से कि कर दीजिए। नहीं, अभी वी स्टे कमिटेड टू द नंबर्स दैट वी हैव सेड वी विल। आई वंडर हु इज कॉलिंग द शॉट्स। वजीर खजाना को कैसे मालूम नहीं था? इसी तरह IMF की जानिब से पाकिस्तान के गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक तरतीब गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिश नहीं की गई। IMF ने अपनी प्रेस रिलीज में इसके हवाले से भी कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उम्मीद की जा रही है कि IMF हुकूमत पाकिस्तान को कह सकता है कि जब गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी उसके बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। कल हमारे ही प्रोग्राम में वजीर खजाना का यह कहना था कि रिपोर्ट कुछ हफ्तों में पब्लिश हो जाएगी, मगर उन्होंने रिपोर्ट की इशाअत को एग्जीक्यूटिव बोर्ड से नत्थी करने से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बात नहीं की। सर, ये गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप लोग कब अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं? ये अब फाइनल इसकी सिंडिकेशन चल रही है, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इट विल बी डन। नेक्स्ट फ्यू वीक्स जबरदस्त हो गया। और ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ नत्थी तो नहीं होगी? ये भी खदशात थे। नहीं, देखिए वो तो एक साथ साथ चीज़ें चल रही हैं जो हमने कमिटमेंट्स दी हुई हैं। वो कमिटमेंट्स वी हैव बीन कमिंग थ्रू एंड दिस इज वन एरिया व्हिच विल आल्सो कम थ्रू। इसके अलावा IMF पॉलिसी रेट में किसी कटौती को तो नहीं देख रहा, मतलब कि पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा। अलबत्ता ये हुआ है कि एक्सचेंज रेट मुस्तहकम है, लेकिन इस एक्सचेंज रेट पर भी माहिरीन मुईशत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है, मगर इसके अलावा अभी तक हुकूमत का मुआशी स्कोर कार्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। माली साल 2026 की पहली 6 माही में करंट अकाउंट खसारा $594 मिलियन रिकॉर्ड हुआ है,
जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $502 मिलियन था। तिजारती खसारे का तशवीशनाक पहलू यह है कि खुराक के तिजारती खसारे में इजाफा हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। PBS के जो स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक माली साल 2026 की पहली छमाही में यह खसारा $1.1 अरब तक पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में सिर्फ $45 मिलियन के मुकाबले में एक बड़ा इजाफा है। नाज़रीन, सैलाब की वजह से आइंदा महीनों में गंदम की दरामद होगी और इसकी वजह से खुराक का तिजारती खसारा मजीद बढ़ेगा। माली साल 2026 की पहली छमाही में टेक्सटाइल बरामदात में सिर्फ 6% इजाफा हुआ है, जबकि दीगर सनती मसनूआत और खुराक की अशिया की बरामदात में बिला तरतीब 3% और 31% कमी देखी गई है। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी माली साल की पहली छमाही में 45% कमी के साथ $484 मिलियन है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $869 मिलियन थी। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी नुमाया गिरावट देखने को मिल रही है। रवां साल $630 मिलियन की खालिस रकम सरमायाकार बैरून मुल्क ले गए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $143 मिलियन की खालिस आमद हुई थी। जहां तक ज़राअत का ताल्लुक है तो ज़रई सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन नॉट एट अ सेटिस्फैक्ट्री रेट। बड़ी सुस्त रवि से ये ग्रोथ और ये तरक्की जारी है। चावल, कपास, गन्ना, दीगर अजनास की काश्त में वाज़े कमी देखने को मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में गंदम की काश्त में 6.5% कमी हुई है। गन्ने की काश्त में तकरीबन 1.2% की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। टेक्सटाइल सेक्टर का अहम तरीन और बुनियादी जुज़ कपास, इसकी पैदावार में भी तेजी से कमी आ रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट नामी थिंक टैंक ने रवां साल फरवरी में यह अलर्ट जारी कर दिया था कि मुल्क में कपास की पैदावार खतरनाक हद तक कम हो रही है। थिंक टैंक के मुताबिक कपास की पैदावार 10 साल कबल 1.36 करोड़ बेल्स थी, जो गुज़िश्ता साल 1.2 करोड़ बेल्स तक रह गई है। मतलब कि एक दिहाई में 34 लाख बेल्स कपास की पैदावार कम हुई है। कपास की पैदावार में कमी की वजह से सिर्फ एक साल में $1.61 करोड़ खर्च करके बेल्स इंपोर्ट की गई हैं, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके, सहारा दिया जा सके। ज़रई सेक्टर के जिससे हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने की कोशिशें कर रही है। नाज़रीन, इस सेक्टर की मजमूई सूरत हाल का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वज़ीर ख़जाना की तरफ से पार्लियामेंट में एक तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाई गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड की जो कि किसानों को कर्ज देता है, इसकी जानिब से कर्जों की फराहमी में सिर्फ 2 बरसों के दौरान 54% कमी आई है। 2024 में किसानों ने 85 अरब रुपए कर्ज लिया, जो घटकर इस साल फकत तकरीबन 40 अरब रुपए रह गया है। अगर बैरूनी सरमायाकारी और तस्सीलात ज़र का स्कोर कार्ड देख लिया जाए तो हैरानकुन तौर पर तस्सीलात ज़र में भी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है। साथ ही शेल, माइक्रोसॉफ्ट, पार्को, टेलीनॉर, उबर, फाइजर, बायर और PNG यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद कर चुके हैं। यानी कि नई बैरूनी सरमायाकारी में गुज़िश्ता 2 साल में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, बल्कि बैरूनी सरमायाकारी में बड़ी कमी आई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में खालिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $568.8 मिलियन रही, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में $865 मिलियन थी, यानी कि 34% की बहुत वाज़े कमी। यहाँ काबिल गौर बात यह भी है कि मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तानी मार्केट से एग्जिट हो रही हैं। तो नेशनल कंपनियां महंगे रॉ मटेरियल्स और महंगी बिजली की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट ही नहीं कर पा रही। इसी के पेश नज़र आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनअत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मुईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया है। पैकेज के तहत आइंदा 3 सालों में यानी कि नवंबर 2025 से लेकर अक्टूबर 2028 के दौरान सनती और ज़रई शोबों को सारा साल ₹22.98 फी यूनिट की शरह से इजाफी बिजली फराम की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी में कमी और मल्टीनेशनल कंपनियों के पाकिस्तानी मार्केट से एग्जिट और निकलने के इस ट्रेंड की वजूहात में सियासी और सिक्योरिटी खतरात, मुआशी गैर यकीनी और पॉलिसियों में अदम इस्तेकाम है। यह हुकूमत का मुआशी स्कोर कार्ड है। वजीर खजाना और वज़रा पुरुमीद हैं कि मुल्क की डायरेक्शन ठीक है, बट व्हेन वाज होप एवर अ स्ट्रैटेजी? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी मौजूद हैं। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कल वजीर खजाना से भी एक तफसीली इंटरव्यू हुआ और ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, देयर इज अ लॉट ऑफ होप और बहुत सी उम्मीदों की बात की जा रही है। 1 साल 7 माह गुजर गए इस हुकूमत को, लेकिन अभी भी जो हम फिस्कल ईयर के शुरू में ही जो इदाद शुमार देख रहे हैं वो बहुत ही तबाहकुन है। सर जैदी साहब, ये तरक्की 4% की बात हो रही थी,
मगर हमने देखा कि आप 3.5% पे ये क्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग तो उसको भी डाउट कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि अगर 5% की रफ्तार से हमने तरक्की ना की है तो बेरोजगारी में हर साल मजीद इजाफा होता जाएगा। आप देख रहे हैं हर बच्चा मकरूज है, नया पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज है, हर पाकिस्तानी मकरूज है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की, नौजवानों की 27% पे है, ओवरऑल 20% के ऊपर है। फिर तरक्की इस तरह उस रफ्तार पे ना होना कि जिस रफ्तार पे आबादी ग्रो कर रही है 2.5% के रेट से, ये तो एक बड़ी डिसमल सिचुएशन है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर कहाँ गलतियां की हैं इस हुकूमत ने आपके नजदीक? अगर आप ये कह रही हैं कि हमने 2 ढाई साल में गलतियां की हैं, तो कोई यस ये कह सकता हूँ कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। मगर ये जो कुछ आज हम भुगत रहे हैं, ये 2 ढाई साल की गलती नहीं है, बल्कि ये उस पूरे एक लंबे दौर की का नतीजा है जो हम पिछले 20-22 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें बुनियादी वजह ये है कि हमने अपने मईशत के बुनियादी खतोखाल सही नहीं किए। मिसाल के तौर पर हमारा जो टैक्स का बेस है वो अभी भी बहुत लिमिटेड है, और हमने कारोबार जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका रेट इतना ज्यादा रख दिया है कि जो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जा रही है, और पाकिस्तान में कोई बुनियादी सनती तरक्की नहीं हो रही। बहरहाल मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हम एक चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारा सनती शोबा बिल्कुल तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि वो थोड़ी सी दवाल दिखा रहा है, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी इसको एग्री करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माहौल भी साजगार नहीं है। इनकम और सेल्स टैक्स की जो रेट्स हैं वो पूरी दुनिया में हमारे सबसे स्टीपली इंक्लाइंड हैं। बिजली और गैस की नर्क जो हैं वो भी इस पूरे रीजन के अंदर कंपेटिटिव ममालिक में भी से सबसे ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो हम उस तरह से मुकाबला नहीं कर सक रही। आप कह रहे हैं देखिए, मैं इससे हाँ, बता देता हूँ। देखिए, सारी मल्टीनेशनल कंपनी मेरी क्लाइंट्स हैं, और वो इसलिए अब पाकिस्तान में वायबल नहीं है कि जो वो अगर किसी भी फॉरेन कंपनी का आप रिटर्न देख लें तो डॉलर टर्म में वो पाकिस्तान में रिटर्न अर्न नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर ₹1 का 280 है। तो उनको जो डॉलर में कमाई हो रही है, उस डॉलर में कमाई में उनके लिए वायबल नहीं है कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट करें, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में ही खर्च करना है तो फिर तो ठीक है रुपये में, मगर वो लोग, उनका तो इन्वेस्टमेंट डॉलर में आया है, तो उनको डॉलर रिटर्न में ₹284 का डॉलर वारा नहीं खा रहा। इसीलिए आप देखें पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने की वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई हालात खराब है। पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त वायबल नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान में रिटर्न आ रहा है वो डॉलर टर्म में इस काबिल सर नहीं है मगर कि कॉस्ट ऑफ डूइंग फॉरेनर बिजनेस भी तो इन्वेस्ट। इधर बहुत हाई है ना। दूसरा, हमारी अपनी जो कंपनियां हैं वो तो कर्ज लेकर अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकती हैं, एक्सपैंड कर सकती हैं, इफेक्टिव कर सकती हैं। वो काम भी नहीं हो रहा। नहीं, मेरा मेरा बहन बहन मकसद ये कहने का मकसद ये है कि क्या, मगर मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है। क्या हम जो आप सारी बातें कर रही हैं, क्या ये बातें गवर्नमेंट कर रही है और समझ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि वो तो यही कह रहे हैं कि हमने किसी बेहतरी की तरफ लेके जा चुके हैं। ये उनकी गलत खाम ख्याली खत्म होनी चाहिए जब हम किसी सही रास्ते पर आएंगे। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर किसी मजबूती की तरफ हामिल हो गया है पिछले 3-4 साल में, जो मेरे हिसाब से गलत है। और अगर आप आज की रिपोर्ट ही पढ़ लें, वो जो आज की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में, फॉरेनर की रिपोर्ट आई है, जी, वो पढ़े तो वो अच्छी बात नहीं कर रहे। मगर मेरा कहने का मकसद ये है, मगर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए मेहर, जो इस वक्त पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी हालात हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका, यूएई, सारी चीजें आपके फेवर में हैं, और तमाम इंटरनेशनल बॉडीज आपके फेवर में हैं। इसके बावजूद भी अगर हम इस टाइम पे क्लिक नहीं कर सके तो इसका मतलब है हमारे अंदर कोई बुनियादी खराबी है। तो एज वी स्टैंड 200 अरब का वैसे ही शॉर्टफॉल है। पहले 3 माह के अंदर आप देख रहे हैं एफबीआर का, बावजूद इसके भी क्लेम्स बहुत ज्यादा हैं। नहीं, बहन आप मुझे एक बात बताइए कि अभी हमारी वजीर आला एक सूबे की जापान गई थी, क्या उसका कोई रिजल्ट आपके सामने नजर आया है? कोई आपने कोई पता लगा कि ये वाली कंपनी आई है, ये वाली कंपनी चली गई, ये हमने किया है, ये नहीं किया? क्या हम लोगों को एजुकेट करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट खर्चा करेगी? मैं बुराई में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारी प्रायोरिटीज जो हैं, हमारी हमारी जो रूलिंग एलीट की प्रायोरिटी है, या हमारे अशराफिया की प्रायोरिटी है, क्या वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी से लाइन अप होती है? ये मुझे समझा दें। आप बताएं मुझे कि कोई हमने कोई 500 एमओयू साइन किए होंगे चाइना के साथ,
एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? आप बताएं। हर दफा जाते हैं और वो कहते हैं कि इतने एमओयू साइन हो गए, इतने एमओयू साइन हो गए। वो एमओयू मटेरियलाइज तो क्यों सर नहीं कौन होते? प्रायोरिटी तो इसका सेट मतलब करेगा? है आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, कौन करेगा? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब जाली सिस्टम है ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में स्टेटस क्यू को हिलाना नहीं चाहती। मैं बहर आपको ये सर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये अपनी जगह एक हकीकत है, ये इट डजंट सर्व एनीवन के स्टेटस को हिलाएं, मगर दूसरी तरफ बिजनेसेस वायबल क्यों नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप मुझे बताएं। हमारे यहाँ जितनी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं वो आधी कीमत पर रिकॉर्ड होती है। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने कहा कि इसको 100% में रिकॉर्ड कर दो। मुझे सबसे बड़े आदमी ने, एक इदारे के ने कहा कि जी इसको रहने दे, नहीं करे। तो आप ये तो कर नहीं सकते, लैंड रिकॉर्ड को तो आप सही कर नहीं सकते, तो आप क्या करना चाहते हैं मुझे बताइए। चले मैं आपको और आसान कर देता हूँ। आप मुझे बता दें कि रावलपिंडी में कितनी दुकानें हैं, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। आप दुकानें गिन नहीं सकते। तो ये जो सारा आपके ऊपर प्रेशर है, ये जो एक पूरा माफिया खड़ा हुआ है, एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसको हम तो सिस्टम जैदी साहब, कहते हैं। जब वजीर खजाना कहते हैं आर हैंड हैज बीन फोर्स्ड, ये उनका एक फेवरेट सेंटेंस है, बार बार करते हैं। कल उन्होंने दावा किया कि कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस अब सामने नहीं आएंगी, इनफॉर्मल मेरी उनसे इकोनॉमी को दरखास्त है डॉक्यूमेंट कि भी वो मुझे करेंगे। ये बता दें, जी वजीर खजाना साहब से आप दरखास्त करें कि मुझे वो ये बता दें, सिर्फ ये बता दें कि राजा बाजार में दुकानें हैं कितनी। टैक्स तो छोड़ दें, सिर्फ ये नंबर बता दें कि 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये सारी बातें करने वाली है। मेरा ख्याल है औरंगजेब साहब को कभी राजा बाजार गए भी नहीं। देखिए ना, मैं समझने की कोशिश, मैं उनकी बुराई भी नहीं कर रहा, मेरे दोस्त हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो तबका है, ये रियलिटी से दूर है। ये क्यू ब्लॉक का कोई ताल्लुक राजा बाजार के साथ नहीं है। क्यू ब्लॉक का कोई ताल्लुक अकबरी मंडी से नहीं है। क्यू ब्लॉक का कोई ताल्लुक लिबर्टी मार्केट से नहीं है। ये अपनी अपनी आईएमएफ को खुश करने के लिए बैठे हुए हैं बस। इनका कोई मकसद, कोई ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो सर इधर तो आप हमने मुंशी भी बैठा के और देख लिए वजीर मेरी बात खजाना, सुने, इधर हम ये जो लोगों ने चीज है ना, बैंकर भी बैठा के देख लिए वजीर खजाना। तो फिर क्या हल है सर, किसको बैठाएं? मैं कोई फिर राजा मैं बाजार से ही लेकर आए किसी ताजिर को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। आप मुझे राजा बाजार से लेके नहीं आए। आप राजा बाजार की दुकानें गिनने का ऑर्डर करें। ठीक, कोई भी करे, मैं करूं या कोई और करे। आप ऑर्डर करें कि राजा बाजार में कितनी दुकानें हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद की रजिस्ट्री जो होती है, जो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उसमें क्या वैल्यू है और कितनी रजिस्ट्रियां आज हुई हैं और कल हुई हैं। वो उसको हम ऑटोमेट क्यों नहीं करते? देखिए, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दुबई प्रॉपर्टी करते हैं, वो सब ऑटोमेटेड है। आप क्यों नहीं करते ऑटोमेटेड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? मुझे बता दें, समझा दें। देखिए मेहर, आप इस बात को समझें। ये सारी जो खराबियां हैं, ये अनजाने में नहीं हो रही हैं, ये जान के हो रही हैं। इसमें सबका बेनिफिट है। तो सर आप कह रहे हैं कि जब अगर हम देखते हैं दुनिया में, तो नॉर्वे, यूके, अमेरिका, सऊदी अरब, ताइवान, वियतनाम, जिनके 21% टैक्स रेट्स हैं, फिर स्विट्जरलैंड का 14% या कुवैत का 15%, 9% यूएई का, और हमारे यहाँ जब बिजनेसेस के ऊपर टैक्स रेट 29% लगता है, और फिर सुपर टैक्स भी 10%। हम कैसे भूल सकते हैं सर? 2.5-3 साल से तो कोई नहीं, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है, तो ना खत्म करते टैक्स हैं। के बारे में तो बड़ी सिंपल फिलॉसफी ये है महर, कि अगर 39% टैक्स है तो मुझे चोरी आसान होती है। आप समझे मेरी बात। अगर मेरा टैक्स का रेट 20% होगा तो मेरी अफसर के पास मैं अफसर को 5% नहीं दे सकता। अगर टैक्स रेट 39% होगा तो मैं अफसर को 15% देकर 15% बाहर निकाल लूंगा। ये इन बेवकूफों को समझ नहीं आती। अच्छा, डिक्लेयर ही नहीं होता ना सर, फिर आधा तो फिर डिक्लेयर ही नहीं होता ना, बिजनेस और काम और नहीं, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो टैक्स भी घट जाता है। अब अगर टैक्स रेट 20% कर दें तो अफसर 10% लेकर उसको आउट ऑफ बुक नहीं रखेगा। अगर ये अब क्या हो रहा है कि 39% है, मैं अफसर को 10% 15% दे देता हूँ और मेरा 20% बच जाता है। ये इनको समझ आएगी जिस दिन उस दिन पाकिस्तान ठीक 18% नहीं हो सकता, ये 12% होना चाहिए। अब ये नुस्खा जो आया है, ये नुस्खा आपके ख्याल में कौन लाया है? ये नुस्खा लाने वाले पीएमएलएन के लोग हैं। उनका ये कहना है कि लोग टैक्स नहीं देते, रेट बढ़ाओ। ये पाकिस्तान की, अगर आप खराबी की मुझे आज वजह मत पूछें, 100 वजूहात में से पहली वजह जो है वो 10% सुपर टैक्स है जो गवर्नमेंट ने लगाया है, डार साहब ने और इफ्तार साहब ने लगाया था। उससे ज्यादा जाती पाकिस्तान के साथ कभी नहीं हुई। और सर उसके साथ साथ आप भूल जाते हैं अलग अलग लाइसेंस फीसें हैं, फैब पेमेंट्स है, पीटीए पे टैक्स, स्पेक्ट्रम टैक्स,
USF, इग्नाइट की पेमेंट्स, आई मीन कौन कौन से नहीं हैं? ये तो सारे खैर आप मुझे बताएं, हाँ। पिछले 1.5 महीने से सुप्रीम कोर्ट सुपर टैक्स का केस सुन रही है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रही? आप मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट का केस तकरीबन 25 दिन हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट सुपर टैक्स का केस सुने जा रही है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है फैसला देने की। ना कर दें, खत्म करें, मगर इसका मतलब है वो इधर भी नहीं जा पा रहे। चले वो 10% ना भी कर दें सर, बाद में फिर 15% विद होल्डिंग टैक्स भी लगना है, 19% GST भी लगना है। मेरा मतलब है ये 45% के साथ किस तरह का कारोबार करना है सर? हर 100 रुपए में अगर हम लोगों ने 50-60 रुपए रियासत को हुकूमत को दे देने हैं तो घर क्या लेके जाना है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। ये जो सुपर टैक्स लगा है, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ क्यों खेल रही है पिछले 25 दिन से, तकरीबन 2-2.5 महीने 3 महीने से। जून और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी ना सर, आपको याद होगा। ये सुपर टैक्स भी तो यही, जिस तरह ये कहा गया था कि सैलरी क्लास पे बोझ भी आर्जी है, सुपर टैक्स भी एक आर्जी अरेंजमेंट थी जो अब ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि ये आपके ख्याल में ये सारी बातें गलती से हो रही है, गलती से नहीं हो रही। ये सारी बातें सोची समझी तरीके। अच्छा, मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई थी उस खातून से, एवा पेट्रोवा से, जो कि IMF से आई थी। वो खास तौर पे कराची से मुझे मिलने आई थी। वो आपकी बातों पे हंस रही थी जब मैंने उसको कुछ फैक्ट्स बताए, और मुझे पता था वो कह रही थी जी हमारा काम आपको पैसे देना है, आपको सही करना नहीं है। हम IMF करते हैं। वो बड़ी क्लैरिटी से उसने मुझे कहा कि जैदी साहब, मुझे कहा मैंने आपको रिलीज करने हैं पैसे, वो मैं कर दूंगी आपको, मुझे आपको सिखाना नहीं है, मैंने आपको बहुत सिखा लिया, आप नहीं सीखते पे क्या कर सकते हो? सर जिस तरह IMF ये तो नहीं कहता ना टैक्स बढ़ाते जाओ गला घोंट दो, वो तो कहता है कि टैक्स नेट वसी करो। फिर एक डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, गाड़ियों को देख लें सर, उधर भी ये हाल है। 25% सेल्स टैक्स है, 10% FED लगता है, 1% CVD है, यानी कि गिव और टेक 38% तो आप टॉप लाइन में अदा कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का भी 5-10% होल्डिंग टैक्स शरीफ आदमी दे रहे हैं ना। गाड़ियां नहीं, शरीफ आदमी तो आज गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता ना सर। कौन सा शरीफ आदमी है वो? फिर शरीफ नहीं है। समझे, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कारोबार में जो शरीफ कारोबारी है वो दे रहा है, बाकी तो कारोबारी ये तो उसका मार्जिन ही चोरी में है ना जी। आप इसको समझे ना। जो आदमी बैटरी बेच रहा है, जो साइकिल बेच रहा है, जो AC बेच रहा है, जो 2 नंबर ही कर रहा है, उसको 38% का मार्जिन मिल रहा है ना, क्योंकि वो सेल टैक्स भी नहीं दे रहा और इनकम टैक्स भी नहीं दे रहा। तो उसका जो मार्जिन है वो तकरीबन 40% तो वैसे ही ज्यादा हो गया ना। आप इस बात को समझे। ये सारा रेट का चक्कर क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उसको चोरी का मार्जिन मिल सके। ये सारा चोरी को बढ़ाने के लिए किया गया। लास्ट लाइन आप कहेंगे कि पिछले 2 साल के अंदर आपको कोई असल इस्लाहात और रिफॉर्म्स नहीं दिखाई दिए? फिर नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, मगर मैं ये दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि इसका ताल्लुक 2 साल की हुक्मरानी से नहीं है, और ये 2 साल में सही भी नहीं होगा। इसके लिए आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा ताहाल सूबाई काबीना के बगैर काम कर रहा है। नौमुंतखब वज़ीर आला की हलबर्दारी को 10 दिन गुजर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से काबीना की तश्कील इमरान खान की मुशावरत से नत्थी कर दी गई है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात के लिए 2 दरख्वास्तें दे चुके हैं, जबकि 3 बार अडयाला जेल के बाहर से मुलाकात किए बगैर वापस भेज दिए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला KPK को पुलिस ने दागल नाके पर रोक दिया था। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी 2 घंटे तक इंतजार के बाद दागल नाके से वापस लौट गए। आज एक बार फिर सुहेल अफरीदी अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैंने अपने लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करनी ज़रूरी है। मैंने वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए लिखा है, हम अदालतों में भी गए हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। हुक्म होने के बावजूद हमें आज अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। पहले दिन से, जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ, उस दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है, किस तरह जाना है, क्योंकि 2 साल से मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो ये मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है।
आज सुबह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जेल में साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा कि इमरान खान की वकील सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसमें शामिल अफराद की मुलाकातें लाजब बेंच के फैसले में दिए गए SOPs के मुताबिक करवाई जाएं। अदालत का कहना था कि जेल सुपरिंटेंडेंट हर सूरत अदालत के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल लाजब बेंच ने इमरान खान से जेल में मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्तें और पंजाब हुकूमत की जेल रूल्स और तयशुदा SOPs पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान इस समाअत सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि आप हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आज सुन लीजिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरख्वास्त दायर है। 24 मार्च को इसी लाजब बेंच ने ऑर्डर किया। अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। अदालती फैसले के मुताबिक हम हर बार नाम देते हैं मगर इन नामों को जाने की इजाजत नहीं मिलती। लिस्ट में जो नाम जाते हैं उनमें से बाहर का बंदा ऐड कर दिया जाता है। तहम सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को बताया कि इमरान खान की बाकायदा मुलाकात होती हैं और सलमान अकरम राजा की तरफ से उनके पास कोई मुलाकातों की फहरिस्त नहीं आई। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने जेल मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का जेल रूल कलअदम करार दिया है और इस दौरान अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस नहीं जारी किए गए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पूछा कि क्या कानून कलअदम करार देने से पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना लाजमी है। एडवोकेट जनरल पंजाब का यह कहना था कि मिसालें मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी होना जरूरी है। समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का हुक्म सुनाया। तहरीक इंसाफ सियासी बका की वो जंग लड़ रही है नाजरीन की जिसमें अब तक कोई खातिर ख्वाह उम्मीद नजर नहीं आई। इस जंग में एक मुकम्मल सूबा जहां दहशतगर्दी का अफरीद बदमस्त हाथी बन चुका है, उसको सारा उसका अमन दाव पर लगा है, स्टेक पर है। वफाक और सूबे को ये सोचना होगा। एक सियासी बका की जंग वो है जो तहरीक इंसाफ लड़ रही है और एक जंग वो है जो गुज़िश्ता 3 सालों से एक निडर सहाफ़ी अरशद शरीफ के लिए इंसाफ के हाथों में लड़ी जा रही है। आज ही के दिन 23 अक्टूबर 2022 को केन्या में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को 3 साल गुजर चुके हैं। अरशद शरीफ को इंसाफ तो दरकिनार, आयरनी ये है कि इन 3 सालों में मजीद 16 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं और पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त की रैंकिंग में 6 दर्जे गिरकर 158 नंबर पर आ चुका है। इन 3 सालों में सहाफ़ी बरादरी के कई बड़े नामों ने बशमूल उनके ख़ानदान ने अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए अदालती दरवाजे खटखटाए हैं। गुज़िश्ता माह 25 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी तवक्को की जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केन्या की अदालत में कई समातों के बाद जो फैसला आया उसमें वाज़े तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेटेड किलिंग करार दिया गया। केन्या अदालत के इस फैसले की रोशनी में दरख्वास्त गुजारों ने बार बार अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत वफाकी हुकूमत को अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 साल तक अपना फैसला महफूज रखा और फिर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में एक अज़ खुद नोटिस जरूर लिया था, लेकिन एक समाअत के बाद बात आगे ना बढ़ी। अरशद शरीफ को अब तक मिलने वाले अदालती इंसाफ का मुख्तसर खाका ये है कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मरहूम की वालदा ने जिन अफराद को मुल्जिम नामजद किया था उन पर इन 3 सालों में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस भी आगे नहीं बढ़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। ताहम केन्या की हाई कोर्ट ने पुलिस एहलकारों की फायरिंग को दानिस्ता, गैर जरूरी और गैर कानूनी करार दिया था। अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन और पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी दोनों को यह हुक्म दिया कि अरशद शरीफ की हलाकत पर तहकीकात मुकम्मल की जाएं और इसमें अगर पुलिस एहलकार कसूरवार साबित होते हैं तो उनको सजाएं दी जाएं। गुज़िश्ता बरस 2024 में केन्या की अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस की जनरल सर्विस यूनिट के 2 एहलकारों की जानिब से अरशद शरीफ को सर में गोली मारने का फैसला दानिस्ता, गैर जरूरी, गैर कानूनी और गैर आईनी था। केन्या की अदालत के फैसले के मुताबिक मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत में मुलव्विस पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ इंसानी हकूक की कवानीन की खिलाफ वर्जी की बल्कि उन्होंने अपने कवायद और ज़वाबित को भी नज़रअंदाज किया। केन्या की पुलिस, हुकूमती वकील या पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी की जानिब से इस फैसले पर रद्द अमल नहीं दिया गया था, मगर ताहाल इस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। इंसाफ की ये जंग आज भी लाहासिल है। अरशद शरीफ का कत्ल सिर्फ ज़ाती अलमिया नहीं है,
बल्कि पाकिस्तान की सहाफ़ती आज़ादी, अदालतों की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी ताउन की एक कसौटी भी है। देयर इज़ ऑल्सो अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पैक्ट दैट वी आर स्टिल एस्पायरिंग टू साइन। अफसोस यह है नाजरीन कि इन 3 सालों में इंसाफ फराहम नहीं हो सका। अवाम और मकतूल के अहले खाना को हक़ाइक़ जानने का हक है। कानून के सामने सब बराबर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ऐसे इक़दाम सामने आएंगे कि जो ज़िम्मेदारों को कोर्ट रूम तक भी लाएंगे और सहाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी भी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।